आप सबका यहाँ स्वागत। ये है राहुल गांधी, जिन्हें शायद आप इस नाम से ज़्यादा जानते होंगे, पर क्यों? सॉरी 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 और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। इनफैक्ट इनकी पार्टी के कई लीडर्स इन्हें पूरा पॉलिटिशियन नहीं मानते, पर 2024 में जो इन्होंने करके दिखाया है, इन्हें पप्पू कहना अब थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इनका ओहदा पिछले 1.5 साल में इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा है। और ये ओहदा कैसे बड़ा है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। रिसेंटली 4 जून को लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं और इसमें बहुत कुछ उलट पुलट हो गया था, और सबसे ज़्यादा उलटफेर हमें देखने को मिलता है बीजेपी के एनडीए अलायंस में। It was quite a dramatic day. It began with political pundits warming up for a BJP landslide. जो कि इस बार 400 पार के नारे के साथ इलेक्शंस में उतरी थी, जिनके सपोर्ट में सारे एग्जिट पोल्स ने कह दिया था कि ये इस बार 400 पार होंगे। पर सभी ऑपोजिशन ने एक साथ मिलकर जाइंट प्राइम बीजेपी के एनडीए अलायंस को 400 तो क्या 300 पार भी नहीं होने दिया। और इन अपोजिशन पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, एंड इनके लीडर थे राहुल गांधी, जिनके ही अंडर 2019 के अंदर कांग्रेस सिर्फ 52 सीट्स पर सिमट गई थी। एंड उस वक्त भी राहुल ही कांग्रेस के लीडर थे, इनफैक्ट प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, जो कि इस बार अपनी पार्टी की सीट डबल करने के साथ साथ बीजेपी के बहुत बड़े सपने को तोड़ दिया इन्होंने। देखिए, हर पार्टी का राजनीति करने का एक तरीका होता है। जैसे कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, वैसे ही आज के टाइम पर कांग्रेस का तरीका है सोशल जस्टिस के नाम पर पॉलिटिक्स करने का, और यह नैरेटिव इनका बहुत सालों से रहा है। एंड इस नैरेटिव के अंदर आते हैं वो लोग जिन्हें हिस्टोरिकली या इकोनॉमिकली दबाया गया हो। एंड इसके अंदर भी 4 मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली है ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, एससी यानी दलित्स, माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक, और लास्ट में आती हैं वुमेन्स यानी आधी आबादी। तो कांग्रेस इस नैरेटिव को हमेशा से फॉलो करती आई है, एंड ज़्यादातर इनका मेन फोकस होता है इस कैटेगरी के लोगों को ही अपने वोटर्स में बदलने का। एंड इसको ही अंजाम देने के लिए 2024 में कांग्रेस ने उठाए 2 मेन मुद्दे, जिसमें से पहला था कास्ट सेंसस। और इस कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी हर जगह करते दिखे। एंड मैं आपको बता दूं कि कास्ट सेंसस का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस देश में जितनी भी जातियां हैं उनकी गिनती करी जाए, और फिर उसी हिसाब से उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाए उनके बेटरमेंट के लिए। एंड सच बताऊं तो इस नैरेटिव से कांग्रेस को बहुत फ़ायदा हुआ है। मेन फ़ायदा जो कांग्रेस को इस नैरेटिव से हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो हम उत्तर प्रदेश का ही सैंपल साइज लेके चलते हैं। एंड अकेले एक स्टेट पर फोकस करने से इसका सैंपल साइज छोटा होने के साथ ही मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग करते हुए रिसेंट रैलीज में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी एक टर्म को बहुत यूज़ करते हुए दिखे, जो थी सुबल्टर्न जस्टिस। इसका सीधा सा मतलब निकलता है नए आइडियाज़ और पॉलिसीज़ को लेकर आना उन लोगों के हित में या फ़ायदे में जिन्हें समाज ने किसी भी तरह से रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा हो। सिमिलरली ऑन स्केल ऑफ कंट्री, राहुल गांधी इसे एक नारे की तरह डिपेक्ट करते हुए नजर आए। इसका मतलब था जितनी आबादी उतना हक, मतलब कि पब्लिक रिसोर्सेज को पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड करना, जिसमें वही मेनली 4 कैटेगरीज आती हैं। पहली ओबीसी, दूसरी एससी, तीसरे अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़, और आखिरी आधी आबादी यानी वुमेन्स। एंड इसी के लिए वो बार बार कास्ट सेंसस की बात करते हुए दिखे, ताकि बेसिकली ये सारे लोगों को अपने वोटर्स में बदला जा सके। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है। राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। एंड इसे एक लेवल को और ऊपर ले जाते हैं राहुल गांधी, जब वो 50% के कैप को रिजर्वेशन से हटाने की बात करते हैं। एंड इस बात को ध्यान में रखते हुए ही राहुल गांधी अपने एक भाषण में कहते हैं कि अगर उनकी सरकार सेंटर के अंदर आती है तो वो 50% का जो कैप है रिजर्वेशन के ऊपर से, उसे पूरी तरीके से हटा देंगे, अबॉलिश कर देंगे। एंड पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन को देंगे। इनको जो करना है कर ले। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। एंड ये बात उन्होंने ओबीसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कही थी, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा थी यूपी के अंदर। एंड ओबीसी में एक दिक्कत थी
कि उन्हें लगता था कि जो यादव कास्ट के लोग हैं उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर है। एंड इसी को ध्यान रखते हुए समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे टिकट्स नॉन यादव ओबीसी को दिए ताकि एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। एंड एक लेवल और ऊपर बढ़कर नॉन रिजर्व सीट्स के ऊपर भी दलित लीडर्स को खड़ा कर दिया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अवधेश प्रसाद, जो कि एक दलित लीडर है जो कि अयोध्या जैसी कंस्टिट्यूंसी में जीते हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स बीजेपी ने करी थी, इनफैक्ट राम मंदिर तक बनवाया। फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से हराया। एंड उत्तर प्रदेश में बीजेपी इलेक्शन से पहले जो कह रही थी कि वो 80 में से 80 सीटें लेंगे, उनका ख्वाब बहुत बुरे तरीके से टूटा। देश में अगर कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी सराहना करी जाएगी तो भारत जोड़ो यात्रा का नाम हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि इस एक यात्रा ने डूबती कांग्रेस और डूबते राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैरियर को एक नई दिशा दिखाई। और तो और उनकी सबसे बड़ी कमी जो कि थी, उन्हें ऑन इंडिया की गलियों में क्या चल रहा है, मतलब ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है, उसका कोई आइडिया ही नहीं था। इसे भी दूर कर दिया। एंड इन टेंशंस के बाद उन्हें हमेशा से ही एक सेफ एनवायरनमेंट दिया गया था। एंड इसीलिए शायद वो अपनी पॉलिटिकल कैरियर की स्टार्टिंग में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठाना भी नहीं चाहते थे। एंड हमें ये पता चलता है मनमोहन सिंह के सेकंड टर्म से, जब उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री 2 बार ऑफर करी गई थी, पर उन्होंने दोनों बार उसे ज्वाइन करने से मना कर दिया था। एंड इसके अलावा भी इनिशियल टाइम में उन्हें बहुत मौके मिले अपनी पॉलिटिकल इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के, पर वो उसका फायदा उठा नहीं पाए इतने अच्छे तरीके से। एंड इसीलिए लगभग 40 से भी ज़्यादा इलेक्शंस में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिलवा पाए। एंड इसी के कंटेक्स्ट में फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कांग्रेस से ही थे, प्रणब मुखर्जी, लिखते हैं कि राहुल गांधी इज येट नॉट मैच्योर्ड पॉलिटिकली, और उनके पार्टी के ही लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। पर स्टिल वो इन डिसबिलीफ्स को पीछे छोड़कर 7 सितंबर 2022 को स्टार्ट करते हैं भारत जोड़ो यात्रा को, जो कि भारत के मेनलैंड की सदर्न मोस्ट टिप से, मतलब कन्याकुमारी से स्टार्ट होने वाली थी एंड जानी थी जम्मू कश्मीर तक। एंड इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को पूरे करने थे 4080 किलोमीटर्स, वो भी पैदल। एंड पूरे देश को ही लगा था कि वो ये यात्रा पूरी करने नहीं वाले हैं बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर हिस्ट्री, जिसमें उनके पास मौके तो बहुत आए पर पूरा किसी को इतने अच्छे से कर नहीं पाए थे। तो चलो जो भी था, उन्होंने इस यात्रा को एक होप के साथ स्टार्ट किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। एंड शॉकिंगली उन्होंने इसे बीच में नहीं छोड़ा। एंड इससे शायद बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम की, उसे बहुत दिक्कत होने लगी थी। मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। एज उन्होंने इस यात्रा को रोकने की हर एक पॉसिबल कोशिश करी, पर दिक्कत उन्हें इसलिए हो रही थी क्योंकि राहुल गांधी की जो फॉलोइंग थी, जो वो बहुत ज़्यादा अनॉर्मस अमाउंट से बढ़ रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस, क्योंकि वो इस यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोगों से मिल रहे थे एंड खुद की सुनाने से ज़्यादा वो लोगों की सुन रहे थे, जिससे उनका नॉलेज भी बढ़ रहा था अबाउट रियल इंडिया, कि इंडिया में चल क्या रहा है, किसे क्या चाहिए। एंड इसीलिए अपोजिशन ने हर तरीका लगाया इस यात्रा को बीच में रोकने के लिए, चाहे वो स्पीचेस में गंदे गंदे बयान देना हो इस यात्रा के बारे में, या फिर गोदी मीडिया का यूज़ करके इस यात्रा को डिफेम करना हो। एंड जब उन्हें लगा कि हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं इस यात्रा को रोकने के लिए, तो उन्होंने हमेशा की तरह अपना वही एजेंडा चला दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं इस यात्रा के अंदर, पर स्टिल इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा एंड ये यात्रा सक्सेसफुल हुई। एंड सीरियसली दिस यात्रा रीशेप्ड हिज पर्सनैलिटी अमंग मैनी इंडियंस। एंड ऑल्सो इतनी बड़ी यात्रा को पूरे करने के बाद राहुल गांधी में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था, जिसके कारण उन्होंने करंट गवर्नमेंट से भी कई बड़े बड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए, जो कि आज तक उन्होंने अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी नहीं किया था। राहुल गांधी अब एक बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि उनकी सालों पुरानी इमेज जो बनाई गई थी, और लोगों के बीच में वो बदलने लगी थी। एंड आफ्टर मैनी ईयर्स राहुल गांधी की जो कमी लोगों को लगती थी कि उनसे कनेक्शन की जो कमी थी, वो भी उन्होंने ख़त्म ही कर दी थी। तो अब उन्होंने इन चीज़ों को एक लेवल आगे लेके जाने की सोची। व्हेन ही डायरेक्टली स्टार्टिंग अपोजिंग द गवर्नमेंट विद हिज फियरलेस अप्रोच इन हिज फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट टोन मारा प्राइम मिनिस्टर को मणिपुर जैसे एक सेंसिटिव टॉपिक पर, जिससे उन्हें मणिपुर के लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। और तो और वो यहाँ तक ये नहीं रुके, उन्होंने कई सवाल बड़े बड़े पूछे उनसे, फॉर एग्जाम्पल अबाउट अदानीज एंड मोदीज रिलेशनशिप। सब जगह अदानी 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 अदानी। एंड ये मजबूत नारा भी वहीं से आया कि सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की है, आम जनता की नहीं। ऑल्सो उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर वो पावर में आते हैं तो अग्निपथ जैसी स्कीम को हटाया जाएगा। 14 अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं, जिससे कि ऑन अ सीरियस नोट बहुत फर्क पड़ा, बिकॉज बहुत से अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि करंट गवर्नमेंट से बहुत गुस्सा थी, इस कारण से वो राहुल गांधी के सपोर्ट में आ गई। वो कहते हैं ना कि एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी इस्टेब्लिश करी जा सकती है जब गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए
हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो। एंड 2019 के इलेक्शंस के बाद ये अपोजिशन जैसे ना की बराबर थी। एंड बीइंग द बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हर स्टेट की रीजनल पार्टी को अपने साथ अलाइन किया एंड कलेक्टिवली एक बेटर रिजल्ट की होप की। एंड हेंस दे गॉट वेरी गुड रिजल्ट फॉर दिस ट्रायल्स एंड कॉम्बिनेशन। एंड नाउ करंटली पीपल आर सेइंग कि राहुल हैज मेड हिज बिगेस्ट कमबैक इन हिज पॉलिटिकल कैरियर। पर स्टिल उन्हें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि करंट गवर्नमेंट का फेस कौन है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको आज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना एंड ऑल्सो लाइक करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।